गरीब होना भी कितनी बदकिस्मती की बात है। यकीनन ऐसा ही है। शायद मेरा ताल्लुक भी एक गरीब घराने से था। कहने को तो मैं फेडरल बी एरिया में रहा करता था, लेकिन जब 2001 में मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया तो मेरे फादर ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, मेरा जहन बना दिया था या मुझे जहनी तौर पे तैयार करना शुरू कर दिया था कि मज़ीद तालीम दिलवाना मेरे बस की बात नहीं है। अब बेहतर यह है कि मेरी जो भी छोटी मोटी तनख्वाह है उसमें गुजारा करना क्योंकि नामुमकिन है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी कोई छोटी मोटी जॉब तलाश करो ताकि जो भी हमारे घर का खर्चा है वो अच्छी तरह से चल सके। इनकी ये जो बात थी ये बड़ी माकूल बात थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ दिनों बाद यानी मेरे मैट्रिक करने के 6 महीने के अंदर अंदर मेरी बहन की शादी होने वाली थी। जैसे तैसे बीसियाँ डाल के या इधर उधर से पैसे मांग के मेरे वालिदैन ने इतने पैसे कम से कम जमा कर लिए थे कि मेरी बहन की इज्जत से रुखसती करवा सकें। ये जो हालात थे, इन हालात में या इस उम्र में इस कम तजुर्बे के साथ, इतनी कम तालीम के साथ जॉब का हासिल करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता है। लेकिन मुझे खुद पे यकीन था और मुझे लगता था कि जब मैं बाहर निकलूँगा, जॉब तलाश करूँगा तो इंशाल्लाह मुझे कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। और कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा मिल जाया करता है। मेरी उम्र कम थी लेकिन मेरे अंदर जज्बा भरपूर था, लिहाजा मैंने उसी उम्र में, उसी एज में, उसी तालीम के साथ अच्छी से अच्छी जॉब तलाश करना शुरू की। बिला आखिर 2 से 3 महीने की बड़ी कोशिशों के बाद मैं एक कंपनी को या एक साहब को कन्विंस कर पाया कि आप मुझे अपने पास जॉब के लिए रख लें। और ये जो कंपनी थी या ये जो इदारा था, सिक्योरिटी फराहम किया करते थे। अगर आपको अपने घर के लिए, अपने इदारे के लिए या अपनी किसी फैक्ट्री के लिए किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है तो पर डे के हिसाब से ये लोग चार्ज किया करते थे और सिक्योरिटी गार्ड फराहम कर दिया करते थे। मेरी किस्मत ये थी कि मुझे अपने ही एरिया में, यानी कि जहाँ मैं रहा करता था उससे करीब ही फेडरल बी एरिया ब्लॉक 21 में, जहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज मौजूद थी, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे तैनात कर दिया गया। मेरे जो ड्यूटी आवर्स थे वो रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक थे। और जिस फैक्ट्री या जिस इदारे में मुझे रखा गया था, उस फैक्ट्री के बारे में मैंने सुना था कि वो पिछले तकरीबन 15 से 20 सालों से मुकम्मल तौर पे बंद हुई हुई है। अगर ये कंपनी या ये फैक्ट्री इतने अरसे से बंद थी तो फिर भला यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की क्या ज़रूरत थी? ये सवाल था जो मेरे जहन में मौजूद था। और मेरा ख्याल था कि शायद जैसे कि आमतौर पे भाइयों में या आपकी फैमिली में प्रॉपर्टी के ऊपर इश्यूज हुआ करते हैं, तो इसी वजह से शायद इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया हो। और जिसके नाम पे ये फैक्ट्री हो या जिसके पास इसका कब्जा हो, वो नहीं चाहता हो कि उसकी फैक्ट्री पे या उसकी इस जगह पे कोई भाई या कोई और कब्जा कर सके। खैर, अंधा क्या चाहे दो आंखें, मुझे नौकरी मिल चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि जो पैसे मुझे मिलने वाले थे उससे ना सिर्फ मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता था, बल्कि ख़ास तौर पे जो मेरी बहन की शादी होने वाली थी उसके लिए भी मैं कुछ पैसे जमा कर सकता था। खैर, जब मैं पहली रात वहाँ पे ड्यूटी देने के लिए पहुँचा तो उस फैक्ट्री को या उस अबंडन फैक्ट्री को देख के मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हो रहा था। मुझे ना जाने क्यों लग रहा था कि कुछ अजीब सी बातें हैं जो मुझे महसूस हो रही हैं, या पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उस फैक्ट्री की तरफ या उसके अंदर की तरफ देखूं। जैसे ही मेरी नज़र उस फैक्ट्री पे या उसके दरवाज़ों पे या उसके अंदर के हिस्से पे पड़ा करती थी तो मुझे ऐसा लगा करता था जैसे कि जो मेरी रूह है वो कांपने लगी है। खैर, ये जो शुरू की 2-3 रातें थीं ये बड़ी नॉर्मल रातें थीं और मुझे इस दौरानिए में किसी भी किस्म की परेशानी नहीं महसूस हुई।
अब जैसे ही ये 3-4 दिन गुजरे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद बुध की रात थी और रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। अब ये जो फैक्ट्री वाला एरिया था, ये जो इंडस्ट्रियल हब था, ये जो गली थी मुकम्मल तौर पे वीरान थी और यहाँ पे भी जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी वो कभी जला करती थी, कभी वो नहीं जला करती थी। इत्तेफाक से जिस रात ये वाकया पेश आया मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जो स्ट्रीट लाइट थी वो बंद थी और काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी वो ऑन नहीं हो रही थी। अभी मैं बैठा हुआ टाइम पास करने की या वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा था कि एकदम से मुझे महसूस हुआ कि जो फैक्ट्री का अंदर का हिस्सा है, यानी गेट के अंदर जो भी सहनुमा जगह मौजूद है, वहां पे एकदम से कोई कूदा है। ये जो किसी के कूदने की आवाज़ थी, ये बड़ी वाज़ेह आवाज़ थी और बाकायदा लग रहा था कि कोई वज़नी चीज़ है जो एकदम से धड़ाम से नीचे गिरी है। अब क्योंकि मेरी ड्यूटी यही थी कि मुझे उस फैक्ट्री की या उस जगह की हिफाजत करनी थी, तो जैसे ही मुझे ये आवाज़ आई मैं फ़ौरन से उठा। मेरे पास जो टॉर्च लाइट मौजूद थी वो मैंने गेट के ज़रिए अंदर की तरफ मारना शुरू की। अब जैसे ही मैंने पूरी गैलरी में या पूरे सहन में चारों तरफ लाइट मारी तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अब जब मुझे कोई नज़र नहीं आया तो मैंने सोचा हो सकता है कोई बिल्ली हो जो गिरी हो जिसकी वजह से ये आवाज़ आई हो। लिहाजा इसी वजह से मैंने इस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और दोबारा से बाहर अपनी जो चेयर थी उसके ऊपर आके बैठ गया। अभी मुझे बैठे हुए तकरीबन आधा घंटा ही गुजरा था कि अब बाकायदा मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि ये जो अंदर का हिस्सा है, यानी ये जो सहन है, इसमें ना सिर्फ कोई भाग रहा है बल्कि भागने के साथ साथ ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही है। ये जो आवाज़ थी ये बड़ी वाज़ेह आवाज़ थी और बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा था जैसे अंदर कोई लड़की या औरत मौजूद है और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। अब जैसे ही किसी औरत के या लड़की के हंसने की आवाज़ मुझे सुनाई दी तो मुझे अजीब लगने लगा और मैं सोचने लगा कि भला इस अबंडन फैक्ट्री में जो कि कई सालों से मुकम्मल तौर पे बंद हुई हुई है, भला इसके अंदर कोई औरत या लड़की कैसे आ सकती है। खैर मैंने इस दफ़ा जानबूझ के इन आवाज़ों को नज़रअंदाज किया। इसी तरह तकरीबन 2 या 3 घंटे मज़ीद गुजर गए और मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और मैं बाहर कुर्सी पे बैठा हुआ था और मेरी कुर्सी के सामने मैंने कुछ लकड़ियाँ जलाई हुई थी, यानी उनमें आग लगी हुई थी। जैसे कि आम तौर पे जो चौकीदार वगैरह हुआ करते हैं जब वो सर्दियों में ड्यूटी अंजाम देते हैं तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि अपने सामने कोई ना कोई लकड़ियाँ या इस तरह की चीज़ जला के रखें ताकि उनको सर्दी का एहसास कम से कम हो सके। बहरहाल इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है। अब जिसने मेरा नाम पुकारा था ये एक सनफे नाजुक की आवाज़ थी और उस आवाज़ के अंदर इस कदर तासीर मौजूद थी कि जैसे ही मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैंने एकदम से पलट के फैक्ट्री की तरफ या उसके दरवाजे की तरफ देखा। मैंने देखा कि ये जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे की जो ऊपर की ग्रिल लगी हुई है, यानी जहाँ से अंदर का हिस्सा नज़र आया करता है, वहाँ से मुझे एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा है। वो फैक्ट्री के दरवाजे के अंदर की तरफ खड़ी हुई है और बाकायदा मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। अब मैं बड़ा हैरान था कि इस अबंडन फैक्ट्री में भला एक लड़की, वो भी इतनी हसीन लड़की, कैसे आ सकती है, और अगर आ भी गई है या इत्तेफाक से यहाँ पे मौजूद भी है तो भला इसको मेरा नाम कैसे पता है। अभी जबकि मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि एकदम से उस लड़की ने ना सिर्फ अपना हाथ ऊपर किया बल्कि हाथ के इशारे से मुझे अंदर आने का इशारा दिया, जैसे कि वो चाहती हो कि मैं फैक्ट्री में या इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाऊं। मैं अजीब कश्मकश का शिकार था। ना मैं इस लड़की को जानता था,
ना मुझे इस लड़की के बारे में या सबंडन फैक्ट्री के बारे में कुछ बताया गया था, और ना ही मैं कोई फैसला कर पा रहा था कि मैं यहाँ पे रुकूं या उस लड़की के पास जाऊं और उसकी बात का जवाब दूं। खैर, कुछ देर तक सोचने के बाद मैं खड़ा हुआ और मेरे जो कदम थे वो पता नहीं क्यों एकदम से उस लड़की की तरफ या उस दरवाजे की तरफ खुद ब खुद बढ़ने लगे। जैसे जैसे मैं उस फैक्ट्री के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे एक अजीब सी धीमी सी खुशबू थी जो मुसलसल मुझे महसूस हो रही थी। और ये जो खुशबू थी ये इस कदर पुरसुकून थी, या आप कह सकते हैं कि मुझे इसको सूंघने के बाद इस कदर तस्कीन मिल रही थी कि मैं चाहता था मुसलसल ये खुशबू आती चली जाए। बहरहाल, जैसे ही मैं उस लड़की के करीब बढ़ा या उस दरवाजे के पास पहुंचा, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो लड़की थी, जो बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी, इसके बहुत ही लंबे घने बाल थे और एक अजीब सी रौनक थी, एक अजीब सा नूर था जो उसके चेहरे पे मौजूद था, वो आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हटती चली गई। अब मैंने सोचा कि मैं इस दरवाजे से अंदर कूदता हूँ और अंदर जाके देखता हूँ आखिर ये लड़की कौन है और भला मेरा नाम या मुझे कैसे जाना करती है। अब जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर की तरफ कूदा, मैं मुसलसल उस लड़की को ऑब्जर्व कर रहा था। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता करके सहन से और मजीद पीछे की तरफ गई और ऐसा लगने लगा कि जो लेफ्ट साइड पे रास्ता जा रहा है, या आप जिसे कॉरिडोर कह सकते हैं, जो शायद पीछे जाके ख़त्म होता हो, वो एकदम से उस गली नुमा जगह में या उस कॉरिडोर में चली गई है। अब जैसे ही मैं सहन में आया, मेरे पास टॉर्च मौजूद था और क्योंकि मेरा काम भी सिक्योरिटी का था, तो मैं चाहता था कोई भी रिस्क ना लूं। मेरे पास ऑलरेडी एक गन मौजूद थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कॉरिडोर की तरफ या उस गैलरी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जैसे जैसे मैं उस गैलरी या कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहा था, तो मेरी जो सिक्स सेंस थी वो मुझे कह रही थी कि मैं मज़ीद आगे ना बढ़ूं। लेकिन पता नहीं क्या कशिश थी जो उस लड़की की आंखों में या उसके चेहरे पे मौजूद थी कि मैं चाहने के बावजूद भी बेख्तियार हो चुका था और ना जाने क्यों मैं उस महजबी, उस नाज़नी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जैसे ही मैं उस कॉरिडोर के करीब पहुंचा या मैंने उस कॉरिडोर से उस रास्ते या गली की तरफ देखा जहां पे वो लड़की चलती हुई गई थी, तो मैंने देखा कि वो उस कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में खड़ी हुई है और ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि पलट के मेरी तरफ देख रही है। अब जब मैंने उसको उस कोने में या आखिर में देखा, तो मैं सोचने लगा कि बिला आखिर ये आगे क्यों भागती चली जा रही है या ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। बहरहाल, वो लड़की बिल्कुल कोने में मौजूद थी, मैं एक दूसरे कोने में मौजूद था। मैं मुसलसल उस पर टॉर्च मारने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरानिए में वो जो लड़की थी उसने मुझे एक अजीब सा इशारा किया, जैसे कि वो मुझे मजीद अंदर या कमरे में या फैक्ट्री के अंदर की तरफ बुलाना चाहती हो। अब जैसे ही उसने मजीद इशारा किया, तो बिला इख्तियार मेरे जो कदम थे वो मजीद आगे बढ़ने लगे और एक अजीब सा खेल था जो मेरे और उसके दरमियान जारी था। मैं हालांकि अपने आप को बहुत बाशऊर, बहुत समझदार समझा करता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि आज ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा था या होने वाला था, ये हमेशा के लिए मुझे एक ऐसा सबक देना चाहता था जिस सबक को मैं अपनी आखिरी सांस तक ना भूल सकूं। बहरहाल, कच्ची उम्र, लड़कपन, जवानी और अपने अंदर जो जोश मौजूद था, वो मुसलसल मुझे उस लड़की को फॉलो करने का कहता चला जा रहा था। और ऐसा ही हुआ कि जब उसने मुझे इशारा किया तो मैं बिला इख्तियार मज़ीद आगे बढ़ने लगा और अब मैं किसी भी कीमत पे इस लड़की से बात करना चाहता था, इसके बारे में जानना चाहता था और मैं चाहता था कि मेरे और उसके दरमियान जो फासला मज़ीद रह गया है ये और कम हो सके, बल्कि ख़त्म हो सके। बहरहाल, उसको फॉलो करते करते जब मैं कॉरिडोर के एंड के करीब पहुंचा,
तो मैंने देखा कि वो जो लड़की है, जहाँ पे सीधे हाथ पे सीढ़ियाँ मौजूद हैं जो कि बेसमेंट की तरफ या नीचे जाया करती हैं, उन सीढ़ियों के साथ खड़ी हुई है और मुझे बाकायदा इशारा कर रही है कि जैसे मैं उसके मज़ीद पीछे चलता चला जाऊं। और इशारा करने के बाद एकदम से वो बेसमेंट की तरफ या फिर नीचे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो स्टेयर्स से बेसमेंट के अंदर की तरफ गई तो मैं टॉर्च मारता हुआ बिला आखिर उसके पीछे पीछे चलता चला गया। जैसे ही ये बेसमेंट शुरू हुई तो ये जो बेसमेंट थी ये बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि ग्राउंड मौजूद था या जैसे कि फर्स्ट फ्लोर मौजूद था। यानी कि बेसमेंट का जो बीच का हिस्सा था वो मुकम्मल तौर पे खाली था और बेसमेंट के चारों तरफ बहुत सारी पुरानी मशीनें रखी हुई थी। अब जैसे ही मैं मज़ीद अंदर गया तो एकदम से वो जो लड़की थी पता नहीं जाने कहाँ गायब हो गई थी और मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की काफ़ी देर से मुझे इशारा कर रही है और वो चाहती है कि मैं उसको फॉलो करूं या उसके पीछे पीछे जाऊं। और अब जबकि मैं उसके पीछे पीछे बेसमेंट तक आ चुका हूं तो ये आखिर कहाँ चली गई है। अब मैंने टॉर्च के जरिए मशीनों की तरफ या टेबल की तरफ या जो भी एरिया था या ख़ास तौर पे जहाँ पे खाली एरिया था वहाँ पे उस लड़की को देखना शुरू किया। मैं मुसलसल उसको तलाश कर रहा था और जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था मुसलसल मुझे उसके मुस्कुराने की या आप कह सकते हैं कि उसके खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं किसी भी कीमत पे उस लड़की से बात करना चाहता था। मैं चाहता था कि उससे पूछूं कि वो यहाँ पे इतनी रात में क्या कर रही है और उसके यहाँ पे मौजूद होने की क्या वजह है। बहरहाल मैं मुसलसल उस आवाज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था जो कि मेरे कानों में रस घोल रही थी। जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि अब उसके हंसने के साथ साथ पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हुई है। अब कभी पायल की आवाज़ आगे की तरफ से आती तो मैं आगे बढ़ जाता। जैसे ही मैं उस तरफ पहुंचता तो ऐसा लगता कि पायल की आवाज़ बैक साइड से आ रही है तो मैं बैक साइड की तरफ जाता। और जैसे ही बैक साइड से आवाज़ आती और मैं बैक साइड की तरफ पहुंचता तो उसके बाद ऐसा लगता कि ये जो आवाज़ है वो राइट साइड से या किसी और सिम से मुसलसल आ रही है। यानी कि पायल की और घुंघरूओं की जो आवाज़ थी कभी वो एक जगह से आती, कभी वो दूसरी जगह से आती और कभी वो तीसरी जगह से आया करती थी। मैं एक अजीब बेचैनी के आलम में था और एक अजीब सी तड़प थी जो मेरे अंदर मौजूद थी और मैं किसी भी कीमत पे उस लड़की से बात करना चाहता था। खैर इसी दौरानिये में एकदम से किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और जैसे ही उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो ऐसा लगा कि मेरे पूरे जिस्म में एक ठंडक सी दौड़ चुकी है और ये जो हाथ मेरे कंधे पे रखा गया है ये बहुत ज़्यादा ठंडा हाथ है। इस हाथ के रखने के बाद मेरे जिस्म में ठंडक का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। अब जैसे ही मैं पलटा तो मैंने देखा कि वही लड़की जिस लड़की के मैं पीछे पीछे यहां तक आ गया था मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है और अब उसका जो चेहरा है वो बजाय इसके कि खूबसूरत चेहरे की तरह नजर आता, देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उसका चेहरा एक भयानक चेहरे में, एक खौफनाक चेहरे में तब्दील हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसकी जो स्किन है वो जगह जगह से निकलना शुरू हो चुकी है और उसकी जो स्किन का कलर था वो मुकम्मल तौर पे येलोइश हो चुका था। इसके साथ साथ उसकी जो आंखें थीं या उसकी जो आई बॉल्स थीं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हो चुकी थीं और वो मुझे देखते देखते अजीब से तरीके से मुस्कुरा रही थी। अब जैसे ही मैंने उसके इस खौफनाक चेहरे को देखा या ख़ास तौर पे उसकी जो आई बॉल्स थीं जो कि वाइट थीं उन पे मेरी नज़र पड़ी तो मैंने एक ज़ोर से चीख मारी और जब मैंने चीख मारी तो उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मेरी आंख खुली तो मेरे करीब व जवार में ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं और शायद मैं किसी अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ। जी हाँ, ऐसा ही था कि मैं एक अस्पताल के अंदर मौजूद था और मेरे फैमिली वाले
इवन कि जो मेरा एम्प्लॉयर था वो भी वहाँ पे मौजूद था, और इनका कहना था कि पिछले 1 हफ्ते से मैं मुसलसल बेहोश हूँ। खैर, मुझे यकीन ही आ रहा था कि मैं 1 हफ्ते से बेहोश हूँ और मैं यहाँ पे इस हालत में मौजूद हूँ। कुछ देर बाद जब मेरी सेंसेस बहाल हुई और मेरे दिमाग ने मुकम्मल तौर पे काम करना शुरू किया, तो मैंने इन सबको बताया कि मेरे साथ क्या वाकया पेश आया था, और मैंने इस फैक्ट्री के अंदर एक चुड़ैल को या एक पिछल पैरी को अपनी आंखों से देखा था। यह सुनने के बाद जो हमारा एम्प्लॉयर था वो कहने लगा कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपकी जो जगह है जहाँ पे आप जॉब करते हैं उस जगह को मैं चेंज करवा के आपका ट्रांसफ़र किसी बंगले में या किसी और जगह करवा दूँ। ऐसा ही हुआ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा जो ट्रांसफ़र था वो किसी और एरिया में एक बंगले के सामने कर दिया गया। आज भी जब मुझे वो रात याद आती है जिस रात मैंने उस पिछल पैरी को या उस चुड़ैल को देखा था, तो ना सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बल्कि कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगता है कि किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे वो चुड़ैल या पिछल पैरी एकदम से मेरे सामने दोबारा आ जाएगी।